जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम परिचर्चा करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा जारी किए गए न्यू नोटिफिकेशन। और वह नोटिफिकेशन है विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति। यानी जो हमारे विश्वविद्यालय है यानी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें गैर शैक्षणिक पदों के लिए जो है वो नियमित नियुक्ति से संबंधित जो है एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और 7 विश्वविद्यालय में 23 पदों पर होगी नियुक्ति। यानी 7 जो हमारे विश्वविद्यालय है उसमें 23 जो है अफसर पदों के लिए, ठीक है, अफसर पदों के लिए जो है वह नियुक्ति की जाएगी। और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या होगा एज, उनकी आयु सीमा क्या है, क्या होंगे उनके वेतनमान यानी उनकी सैलरी क्या है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन है कब क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और साथ ही साथ जो है आपका जो चुनाव है, जो सिलेक्शन है अभ्यर्थियों का, वो किन के आधार पर किए जाएंगे, ये सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। सबसे पहले मैं बताऊं सर कि जेपीएससी ने निकाली वैकेंसी 55 साल से कम आयु के उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता। यह बात को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। यह सुनना है कि सर जेपीएससी ने निकाली वैकेंसी और 55 साल से कम आयु, जिनकी एज जो है वो 55 ईयर्स से कम है, उनको जो है, उन उम्मीदवारों को जो है वो पहले मिलेगी प्राथमिकता, उनको वेटेज दिया जाएगा एज पर कंपेयर वो अभ्यर्थी जिनका एज 55 ईयर्स से ज्यादा है। दूसरी बात करें सर तो 7 विश्वविद्यालय में जो है वो अफसरों के लिए 23 पदों पर होगी नियुक्ति। और अब मैं आपको बता दूं इससे अच्छा जॉब क्या होगा सर, ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा जो है ये जॉब है विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो 7 विश्वविद्यालयों में अफसरों के लिए 23 पदों पर होगी नियुक्ति। अब आपके मन में विचार जो आ रहा होगा सर, ठीक है, कि ये जो नियुक्ति है वो कौन कौन सा जो है अफसर पद के लिए है, तो मैं आपको बताऊं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों में 23 अधिकारियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें रजिस्ट्रार, याद रखना है, फाइनेंस अफसर, दूसरा परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जामिनेशन कंट्रोलर, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद शामिल है। यानी ये जो हमने देखा ये 4 तरह के जो है वो आपको पद जो है वो देखने को मिलेगा। पहला कौन सा, तो रजिस्ट्रार, ठीक है। दूसरा कौन सा सर, तो हमारा फाइनेंस अफसर। तीसरा कौन सा, परीक्षा नियंत्रक। और चौथा जो है हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के शामिल है। अर्हता रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कब से करेंगे सर, तो 3 अक्टूबर से आवेदन करेंगे 3 नवंबर तक। आवेदन जो है सर ऑनलाइन जमा करना है, यानी ऑनलाइन जो है वो आवेदन आप जमा करेंगे, ठीक है। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 नवंबर को शाम 5 बजे तक है। आपको ध्यान रखना है 6 नवंबर के शाम 5 बजे तक ही जो है आप परीक्षा शुल्क को जो है वो भुगतान कर सकते हैं। अब आगे की बात करें तो जो चयन है अभ्यर्थियों का वो किनके आधार पर किए जाएंगे, तो चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। और 55 साल से कम उम्र के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में दी जाएगी प्राथमिकता, जो आपने चीजों को समझ लेगा। यानी इंटरव्यू के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू के आधार पर जो है वो चयन प्रक्रिया को जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। आगे की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी में जो देखेंगे कि कौन कौन सा पद के लिए कितना खाली है। इसी प्रकार से विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जानेंगे, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में जानेंगे कि कितना पद खाली है और कौन कौन सा पद के लिए, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोहलान यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में भी हम जानेंगे कि कौन सा पद के लिए जो है वो कितनी नियुक्ति होनी है। तो रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी में कुल पद जो है वो 4 पद हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो कुल पद हैं 4 पद हैं, इसमें रजिस्ट्रार, फाइनेंस अफसर के एक पद हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद शामिल हैं। विनोबा भावे की बात करें तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 2 पदों के लिए जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। रांची यूनिवर्सिटी में 4, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 2, और ये 2 पद जो है, एक जो है रजिस्ट्रार के लिए और दूसरा फाइनेंस अफसर के लिए, दोनों का एक पद है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी की बात करें, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी जो है वो 5 सीटों के लिए, यानी दुमका में 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी जो दुमका में है, और इसमें 5 पदों के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रार, फाइनेंस अफसर, परीक्षा नियंत्रक और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मोदनी जो हमारा मेदिनी नगर है, इसमें जो है वो 4 पदों के लिए जो है वो विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रार, फिनांस अफसर, परीक्षा नियंत्रक और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यानी सभी पदों के लिए एक एक सीट है। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा डेट इज कॉल्ड कोहलान यूनिवर्सिटी जो चाईबासा में है। 3 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो है इसमें जो है वो प्रक्रिया शुरू की गई है और इसमें फिनांस अफसर के 1 पद और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद शामिल है। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की बात करें, इसमें 3 अधिकारियों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें रजिस्ट्रार, फिनांस अफसर और परीक्षा नियंत्रक के एक एक पद सम्मिलित हैं। अगली बात करेंगे विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी, जिसमें 2 पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें परीक्षा नियंत्रक और फाइनेंस अफसर के एक एक पद सम्मिलित किए गए हैं। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये तो हमारे न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर में जो बातें चल रही है ये हम आपके साथ साझा किया। अब हम ऑफिशियली जो है इस चीजों को समझेंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने क्या ये नोटिफिकेशन जो रिलीज किया है, उन सभी से महत्वपूर्ण बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखें तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी ने एक जो है वो प्रेस जो है वो रिलीज की, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों की नियमित नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो राज्य सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों की नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारी भारत नागरिकों से विहित प्रपत्र, आपको याद रखना है ये जो फॉर्म है वो भारत के नागरिक फिलअप कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के नागरिक होने चाहिए आवेदन करने के लिए। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के नियमित विज्ञापन संख्या 23/2023 का प्रकाशन किया गया है, जो आयोग के वेबसाइट www वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा कि कौन सा वेबसाइट से जो आपको फॉर्म फिलअप करना है और कौन सा वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है www.jpsc.government.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और आपको जो है ये नोटिफिकेशन पूरी जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उसमें मेंशन किए गए हैं। आपको बताया कि भारत के नागरिक जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है कब से है? 3 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर से लेकर आपको ध्यान रखना है 3 अक्टूबर से लेकर जो है वो आपका 3 नवंबर तक जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट बात लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वही सेम है 3 नवंबर तक। आपको ध्यान रखना है 5 बजे तक ही जो आप आवेदन भर सकते हैं। नेक्स्ट, परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का जो तिथि है वो कितना तक है सर? तो 6 नवंबर तक जो है आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ये भी 5 बजे तक, संध्याकालीन 5 बजे तक जो है आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि, अब ये समझिए कि हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि ये कौन सा नया बात है सर, ये कौन सा नई चीज है? तो आगे हम डिस्कस करेंगे पूरी के पूरे नोटिफिकेशन आपके साथ, तब हम आपको वहां पे बताएंगे कि हार्ड कॉपी में क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, कहां पे जमा करना है, इन सभी महत्वपूर्ण बात जो है हम आपके साथ साझा करेंगे। तो हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो दिखाया गया है 21 नवंबर को संध्याकालीन 5 बजे तक जो है आपको क्या कर देना है, तो जमा करना। हम उम्मीद करते हैं कि आप बाउंड्री लाइन यानी जो डेडलाइन है उसको टच नहीं करेंगे, आप उससे पहले ही इन सब चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व आप आयोग के वेबसाइट पे जाएंगे और विज्ञापन पढ़ लेंगे। विज्ञापन के सभी जो है बातें जो वहां पर मेंशन की गई है, हम आपके साथ विज्ञापन में सभी बातें आपके साथ साझा करेंगे। विज्ञापन भरने में या विज्ञापन से संबंधित या इस नोटिफिकेशन से संबंधित अगर कोई भी विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया गया है, ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, और आपको केवल कार्य दिवस यानी वर्किंग डेज में ही कॉल करना है और आपको टाइम दिया हुआ है 11 बजे से लेकर संध्याकालीन 5:30 बजे तक जो है आप संपर्क कर सकते हैं और ये है उसके ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें सभी बातें जो है वो अवेलेबल है। अब हम जो है वो परिचर्चा करेंगे कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात कि झारखंड लोक सेवा आयोग उन्होंने पूरा रिलीज कर दिया है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो हमारा विज्ञापन संख्या है इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इसलिए नोट कर लेंगे कि जब आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे आयोग के पास तो उस समय आपको लिफाफा में जो है वो विज्ञापन संख्या जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है वो एक बात को ध्यान में रखेंगे और ध्यान ये रखेंगे कि जो विज्ञापन संख्या है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। विज्ञापन संख्या जो है हमारा वो 23/2023। ठीक है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि 21 नवंबर 2023 तक है। ठीक है, अब बोलेंगे सर इस आवेदन को कौन कौन भर सकता है? आपको याद रखना है इस आवेदन को झारखंड के निवासी के साथ साथ भारत के निवासी यानी भारत के नागरिक जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह आवेदन किस लिए है सर? तो झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों के लिए नियमित जो है वो हमारा नियुक्ति हेतु जो है वो इच्छुक अर्हताधारी भारतीयों में से निम्न प्रकार से विभिन्न शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप जो है वो आवेदन करने हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
कि सर कौन सी पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट की बात करें, पद की नाम की बात करें तो जो हमारे पास जो पद है, ठीक है, वो है रजिस्ट्रार, दूसरा फिनांस ऑफिसर, तीसरा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और चौथा जो है दैट इज कॉल्ड द असिस्टेंट जो है हमारा रजिस्ट्रार। ये 4 तरह के पद के लिए जो है वो आवेदन जो है वो आयोग ने मांगा है। रजिस्ट्रार जो पद है उसका जो पद कोड है वो ए, जो फिनांस ऑफिसर है उसके जो पद कोड है बी, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनके जो पद कोड है वो सी, और जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उनके जो पद कोड है दैट इज कॉल्ड द डी। इनकी हम सैलरी की बात करेंगे तो जो सैलरी है सर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एकेडमिक लेवल 14 विद द रेशनलाइज्ड एंट्री पे ऑफ रुपीज 1,44,200, ठीक है, यानी जो इनके जो सैलरी है वो जो है एकेडमिक लेवल 4 मिलेंगे, ठीक है, और इनके जो एंट्री पे है, ठीक है, वो 1,44,200। दूसरी बात करेंगे फिनांस ऑफिसर, तो फिनांस ऑफिसर का जो है वो सैलरी क्या है, एकेडमिक लेवल 14 इनको भी मिलेगा, और जो पे जो हमारा एंट्री पे है वो है 1,44,200। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इनका जो पद कोड सी है और इनके जो है एकेडमिक लेवल 14 इनको भी जो है एकेडमिक लेवल 14 विद द रेशनलाइज्ड एंट्री पे रुपीज 1,44,200 जो है उनका एंट्री फी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो इनके जो एकेडमिक लेवल है ये 10 है, ठीक है, इनका एकेडमिक लेवल 10। आपको ध्यान में रखना है कि एकेडमिक नंबर 10, एकेडमिक नंबर 11, एकेडमिक नंबर 12, एकेडमिक नंबर 13 और 14 ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है। इन सभी एकेडमिक से संबंधित जो है एक हमने वीडियो अलग से जो है वो बना रखा है और इसका लिंक जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से एकेडमिक लेवल 10, 11, 12, 13 इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। Academic level 10 rationalized entry pay of rupees 56,100 and the after the completion of 8 years academic level 11 with the rationalized entry pay rupees 67,700 ये आपकी सैलरी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, सर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में, कुल हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो 7, उस 7 यूनिवर्सिटी में कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा पद जो है रिक्त है और कौन कौन से पदों के लिए जो है वो आपसे जो है आवेदन मांगी गई है, इस बिंदु को हम समझेंगे। सबसे पहली बात करते हैं रांची यूनिवर्सिटी रांची। तो रांची यूनिवर्सिटी रांची में जो रजिस्ट्रार पद के लिए जो है वो एक सीट वैकेंट है, ठीक है। तो आपको अगर आसान भाषा में समझाएं तो कोहलान यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी बात सभी यूनिवर्सिटी में, यानी टोटल 6 यूनिवर्सिटी में, टोटल 7 यूनिवर्सिटी है तो कोहलान यूनिवर्सिटी को छोड़ देंगे तो हमारे पास कुल यूनिवर्सिटी की संख्या 6 होगा। तो 6 यूनिवर्सिटी में जो है रजिस्ट्रार की जो पदों की संख्या एक सीट वैकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फिनांस ऑफिसर। फिनांस ऑफिसर की बात करें तो यहां पर भी जो है रांची यूनिवर्सिटी में एक जो सीट है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में एक, सिद्धू कानू जो है जिसमें हमारा एक सीट है, नीलांबर पीतांबर जो है यूनिवर्सिटी है उसमें भी एक, कोहलान यूनिवर्सिटी में भी एक, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में भी एक, और विनोद बिहारी महतो जो है यूनिवर्सिटी इसमें भी जो है हमारा एक है। यानी कुल जो है फिनांस ऑफिसर में 7 सीट खाली है और रजिस्ट्रार में 6 जो है, और सभी यूनिवर्सिटी में फिनांस ऑफिसर की जो है नियुक्ति सभी यूनिवर्सिटी में जो है वो होगी, लेकिन एक एक पदों के लिए होगी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा जो है सीट वैकेंट दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी में इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई भी सीट जो है वैकेंट नहीं है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी जो है वो कोई सीट वैकेंट नहीं, आप देख सकते हैं डैश डैश जो है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो है उसमें एक जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की आवश्यकता है। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर प्लामू है जिसमें एक जो है वो आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोहलान यूनिवर्सिटी, इसमें भी जो है वो एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की आवश्यकता है। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में भी जो है वो हमारा एक, और विनोद बिहारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो है आवश्यकता नहीं है। तो टोटल जो हमारा जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 3 सीट जो है आपको ध्यान में रखना है। टोटल रजिस्ट्रार के लिए 6 और फिनांस ऑफिसर के लिए 7 और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए 3 जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है। इनमें जो कुल पदों की संख्या जो है वो 7 है, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी में जो है वो जो हमारा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है इसमें 2 पद हैं, एक जो है वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और रिजर्व कैटेगरी में हमारा एसटी से बिलोंग करेंगे, और दूसरा जो है वो अनरिजर्व से जो है वो बिलोंग करेंगे। दूसरा हम अगर साझा करें तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो है वो किसी भी प्रकार का जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है वो सीट वैकेंट नहीं है। सिद्धू कानू के लिए पास भी जो है 2 सीटें वैकेंट है, एक जो है वो जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी और दूसरा जो हमारा वो एसटी जो है उस कैटेगरी से सीट वैकेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से एक सीट वैकेंट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, और वो भी जो है वो कौन सा आरक्षण यानी कि एसटी जो है उससे बिलोंग करता है। दूसरी नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारा कोहलान यूनिवर्सिटी है, कोहलान यूनिवर्सिटी में दो सीटें खाली हैं, एक रिजर्व और दूसरा अनरिजर्व कैटेगरी से। जमशेदपुर यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। विनोद बिहारी जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसमें भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। तो कुल जो सीटों की संख्या है हमारा कितना हो जाएगा जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 7। तो ये थे महत्वपूर्ण कि कौन से हमारा यूनिवर्सिटी में कौन से पदों के लिए कौन से जो है वो नियुक्तियां होनी है, तो ये हमने चीजें समझ लिया। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपको महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है, नोट करके आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उनको रिजर्व कैटेगरी में ही
सिलेक्शन होगा, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, वो जो है रिजर्व कैटेगरी वाले अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे चीजें मेंशन किया गया। आरक्षण हेतु अनारक्षित श्रेणी को छोड़कर आरक्षित श्रेणी हेतु चिन्हित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही आरक्षण लाभदेय होगा, ठीक है। यानी जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको रिजर्वेशन वाले ही लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं बात करता हूं दैट इज कॉल्ड द क्वालिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार पद के लिए सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होने चाहिए, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। अगर आपके पास उसमें ग्रेडिंग सिस्टम अगर होगा तो ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार जो है वो इक्विवेलेंट ग्रेड जो है वो होने चाहिए 55% के मार्क्स के अनुसार, और नहीं तो आपके पास कम से कम 55% होने ही चाहिए मास्टर डिग्री में। अगर इससे कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन था। अब तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में विचार आ रहा होगा, ठीक है, कि या तो सर मैं भी तो एमकॉम करके कंप्लीट कर लिया हूं तो क्या फॉर्म भर सकता हूं? सर नहीं सर, दूसरा कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल, ठीक है। एकेडमिक लेवल 11 आपको याद रखना है, एकेडमिक लेवल 10 नहीं, एकेडमिक लेवल 11 में कम से कम आपके पास 15 साल का जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 8 इयर्स ऑफ सर्विसेज इन द एकेडमिक लेवल 12, और नहीं तो फिर आपके पास जो है एकेडमिक लेवल 12 के लिए जो है वो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होने चाहिए, एंड एबव इंक्लूडिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर अलोंग विद द एक्सपीरियंस इन द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी कि आपको एक्सपीरियंस होने चाहिए कितने सालों का, तो 15 इयर्स का अगर आप एकेडमिक लेवल 11 में पढ़ाए हैं तब, और अगर आप एकेडमिक लेवल 12 में पढ़ाए हैं तो कम से कम आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 8 इयर्स के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है या अन्यथा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फाइनेंस ऑफिसर। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी मास्टर डिग्री होने चाहिए कम से कम 55%। दूसरी बात करें तो एटलीस्ट जो वो 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहां भी सेम बातें हैं कि आपके पास जो 15 साल का अनुभव होने चाहिए एकेडमिक लेवल 11, ठीक है, और एकेडमिक लेवल 11 एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और एकेडमिक लेवल 12 में अगर आप जाते हैं तो कम से कम 8 साल का आपके पास अनुभव होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, और एकेडमिक लेवल 12 में विद द 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हमारा एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें भी जो है वो कहानी कुछ सेम ही है सर, जो हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। पहला बात मास्टर डिग्री विद 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड सिस्टम। नेक्स्ट बात हमारा है वो ये है कि सेम बात 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 साल का अनुभव होने चाहिए एकेडमिक लेवल 11 एज असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरी बात करें तो एकेडमिक लेवल 8 जो एकेडमिक लेवल 12 जो है वो होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 8 इयर्स का अनुभव भी होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों में से एक दोनों अगर फुलफिल करते हैं तभी आप जो है इस पद के लिए जो है वो एलिजिबल है। नेक्स्ट जो हमारा है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, उसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इनकी जो है वो क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन वो अलग है, ठीक है। इनकी पे स्केल भी क्या है, अलग है, ठीक है। तो पहली बात तो मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। सेम पहली बात कि 55 जो है वो परसेंट होने चाहिए। अब यहां की बात को समझेंगे। यहां के बाद ये बताया गया है कि 5 इयर्स ऑफ सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस, कम से कम जो है आपके पास जो है 5 इयर्स का जो है सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होने चाहिए। द एक्सपीरियंस शुड बी इन द एस्टैब्लिशमेंट लीगल मैटर इन द गवर्नमेंट। कहां पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए तो ये आपके पास लीगल मैटर इन गवर्नमेंट में, या तो सेमी गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में, या तो पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए, या तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, या फिर कोई यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग एंड हैविंग अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू यूनिवर्सिटीज, ठीक है। यानी विश्वविद्यालय से संबंधित जो है जो रूल्स रेगुलेशन है उससे संबंधित आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, और कम से कम मिनिमम जो है वो आपके ध्यान में रखना कि मिनिमम जो है वो आपको एक्सपीरियंस कितने चाहिए, तो 5 इयर्स के चाहिए मिनिमम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ठीक है, कि जो हमारा जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो सिलेक्शन कितने सालों के लिए होंगे, ठीक है। नोट करके चीजें दी हुई है, ठीक है, तो आपको मैं नोट करके जो है चीजों को समझा दे रहा हूं। सबसे पहले जो है द अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार, ठीक है, और साथ ही साथ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फाइनेंस ऑफिसर शैल ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द टेन्योर ऑफ 4 इयर्स। यानी आपका जो सिलेक्शन है वो 4 सालों के लिए ही होगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको लिखा हुआ है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सटेंड है वो आपके कार्य को देखते हुए किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपके कार्य को देखते हुए अगर एक्सटेंड किया भी जाता है तो वो फर्दर सिर्फ 4 इयर्स के लिए ही किया जाएगा। यानी कि आपको जो है वो इसके अलावा भी अगर जो आपको एक्सटेंशन जब मिलेगा तो 4 सालों के लिए ही मिलेगा, यानी कुल सेवा आप चाह के जो है वो 8 इयर्स ही दे सकते हैं। नेक्स्ट बात जो है द एज ऑफ द
जो एज जो है वो 60 साल तक ही होगा, यानी कि आपको समझना है अगर आप 16 इयर्स के हो जाते हैं तो आपको जो है वो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट जो है वो आपको हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो है वो साइनिंग जो है वो किनकी होगी, तो ये बात जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड द साइनिंग अथॉरिटी की बात करें तो द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैव बी अपलोडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। जब आप जो है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब आपको जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कब से कब काउंट किया जाएगा। द एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट विल बी कंसीडर ओनली अप द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो हमारा अंतिम तिथि है उस दिन तक जो है आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट हु वर्क आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी साइंड बाय द रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन हेड। यानी साइन कौन कौन कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल करेंगे या तो डायरेक्टर करेंगे कॉलेज के या इंस्टीट्यूशन का हेड, यानी इनके जो है वो साइन होने चाहिए आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। नेक्स्ट चीजों को समझेंगे सर हमारा, तो द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट हु वर्क आर वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी द कंसर्ट एज अ रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। द एक्सपीरियंस ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीज शुड ऑल्सो बी कंसीडर। अगर आपने जो है फॉरेन किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए हैं, यदि आप किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाए हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो है एक्सपीरियंस वो भी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनी फॉल्स यूनिवर्सिटी, आप किसी भी प्रकार का कोई फॉल्स जो है वो सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग आप देंगे, ठीक है, तो आपके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन लिए जाएंगे, ये बातें इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हमारा, तो वो उम्र एवं अनुभव की गणना की तिथि क्या होंगे इससे संबंधित। तो उम्र की बात करें तो जो हमारा जो इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू की जो तिथि है, ठीक है, उम्र की गणना इंटरव्यू की तिथि कब से किए जाएंगे, तो 1 सितंबर 2023, यानी इंटरव्यू की गणना जो है वो इस टाइम पीरियड से किया जाएगा। अनुभव की गणना की तिथि, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो किस तिथि पे किया जाएगा, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से, यानी जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन रिलीज के डेट से जो है आपको जो है एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किए जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए जो है वो जो काउंट किए जाएंगे वो 1 सितंबर 2023, एक्सपीरियंस के लिए अलग और इंटरव्यू के डेट के लिए अलग। ठीक है, कुल सचिव वित्त पदाधिकारी परीक्षा नियंत्रण एवं सहायक कुल सचिव पद अभ्यर्थियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष, जो हमने आपके साथ साझा कर चुका है। ठीक है, जिनका उम्र जो है वो इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है, या चयन प्रक्रिया के टाइम तक अगर 60 वर्ष जो है वो प्राप्त कर लिए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी 60 साल हो जाने के बाद जो है आपको किसी भी प्रकार का जो है उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, ये आपको समझना है। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा दैट इज कॉल्ड कुल सचिव वित्त पदाधिकारी परीक्षा नियंत्रण एवं सहायक कुल सचिव पद के लिए जिनका भी एज जो है वो 55 साल से कम होगा, 55 ईयर्स से कम होगा, उनको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, किस प्रकार से जो है वो सिलेक्शन किए जाते हैं, तो इनसे संबंधित चीजों को हम समझेंगे। तो सिलेक्शन का जो आधार है वो 2 आधार है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू और ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपने जो एकेडमिक परफॉर्मेंस किस प्रकार से किया है, इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, और आपका एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी आपका 100 मार्क्स का। दैट मींस कि आपने जो है एकेडमिक लेवल पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना अंक प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपका 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स वो कितना हो गया, 100 मार्क्स, यानी आपका जो मेरिट है वो 100 प्लस 100 दैट इज कॉल्ड 200 मार्क्स पे जो है आपका मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक में सपोज दैट 80% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो 0.5 इनटू 80% दैट इज कॉल्ड 12 आपको कंसीडर किया जाएगा। इंटरमीडिएट में जो आपको वैल्यूज दिया जाएगा 0.20 जो है वो आपको वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। आप देख सकते हैं 0.40 इनटू परसेंटेज ऑब्टेन इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स जो है अपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर ऑब्टेन किया है तब जो है आपको एकेडमिक लेवल पे जो है आपका जो है वो मार्क्स जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसका सिलेक्शन करने में, चयन प्रक्रिया में आपके लिए आसान होगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स होंगे, 200 नंबर में आप जो है लिखा हुआ है उक्त न्यूनतम अर्हता कुल 200 अंकों पर लागू होगा। आरक्षण की दावा वही लोग कर सकते हैं, सीधा सा बात है, इतनी कहानी आपको सुनाऊंगा नहीं, मैं सारी कहानी को आपको आसान भाषा में बताऊं तो आरक्षण की दावा सिर्फ वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो झारखंड के निवासी हैं। ठीक है, यानी झारखंड के अलावा अन्य जो नागरिक जो फॉर्म भर रहे हैं वो आरक्षण की दावा नहीं कर सकते हैं। आरक्षण की दावा करने से पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस फॉर्मेट में यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ठीक है, वो उसी फॉर्मेट में जो है वो क्या होने चाहिए, आपके पास जो है वो आपके कास्टिज्म से संबंधित जो है वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो टोटल जो परीक्षा शुल्क है, ठीक है, वो हम बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है वो 600 रुपीज है। ठीक है, कौन कौन से अभ्यर्थी के लिए, तो जो हमारे जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, ओबीसी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यानी जनरल
ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं उनको 600 रुपया लगेगा, प्लस जो है वो आपको बैंक चार्ज, ठीक है, बैंक चार्ज भी आपको जो है वो देने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करें जो हमारा, ठीक है, यानी कि जो हमारे एसटी एससी जो विद्यार्थी हैं अभ्यर्थी हैं उनको जो है वो 150 रुपया लगेगा, ठीक है, और जो डिसेबल अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई फी नहीं लिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फी किसी भी तरह से जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय आप सभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप ब्लॉक लेटर में एप्लीकेशन फॉर्म, कैपिटल लेटर में ही सारी बातें को भरेंगे और किसी भी प्रकार का कोई एडिट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉर्म अगर एक बार आपने गलत भर दिया तो गलत भर दिया, ये आपको ध्यान में रखना, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात जो है, आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड ये आपको रिजल्ट आने तक, ठीक है, रिजल्ट आने के डेट तक आपको संभाल के रखने हैं, इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना, किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक जो निर्देश है उससे संबंधित, तो आपको ये बातें थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि ये हार्ड कॉपी से संबंधित है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है, जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है ये मेंशन कर दिया गया है, लिंक भी हम उसका साझा कर सकते हैं आपके साथ। तो जो हमारा स्पीड पोस्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीड पोस्ट और जो है वो आप कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा मैं चीजों को स्पष्ट कर दूं, समझा दूं। सबसे पहले बात आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको हार्ड कॉपी जो है वो लिफाफे के ऊपर, यानी जो भी आपका हार्ड कॉपी है उस लिफाफे के ऊपर जो है वो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, आपको ये करना है कि जो विज्ञापन संख्या है वो लिखना है, पहला बात। दूसरा बात क्या करना है कि जो भी पद का नाम है, ठीक है, पद का नाम भी जो है वो भी क्या करना है, आपको बोल्ड बड़े अक्षर में लिखना है। जैसे आप रजिस्ट्रार पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार लिखेंगे। फिर अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो है अगर आप फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हैं तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा, मोटे और बोल्ड अक्षरों में अंकित करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपको मेंशन किया गया है कि आपको 21 नवंबर के संध्याकालीन 5 बजे तक या तो आप निबंधन डाक से या तो स्पीड पोस्ट है या हाथों हाथ आयोग कार्यालय पते परीक्षा नियंत्रण झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची 834001 पर निर्धारित तिथि 21 नवंबर 2023 अपराह्न तक सुनिश्चित कर देंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप रजिस्ट्री भी करा के कर सकते हैं या फिर जो है आप जो है हाथों हाथ जो है वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। मेंशन क्या हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट www.jpsc.government.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सिस्टम के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी वेबसाइट के माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये आप बात को ध्यान पे जो है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ये हमने आपको बता दिया कि एडिट नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड वो सेव करके रख लेंगे। नेक्स्ट बात करें, किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि यानी कि गलत हो जाता है तो दोबारा जो है आपको एप्लीकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी बात जो है ये सारी जो है वो आपका संबंधित है। मोबाइल नंबर्स दिया हुआ, मोबाइल नंबर दिए गए हैं कि अगर आवेदन करने पर कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनसे साझा कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। अब आपके मन में आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप आवेदन कर रहे होंगे तो जो भी आपके 10th के मार्कशीट में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग जो है आप जो है वो क्या करेंगे, अंकित करेंगे अपने सारे जो है इंफॉर्मेशन साझा करने के समय। अब आपके जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके मन में डाउट था कि जब हम हार्ड कॉपी सबमिट करने जाएंगे एड्रेस पे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लिफाफे के अंदर रखेंगे। पहली बात कि जब आप लिफाफा लेने जाएंगे A4 साइज का लिफाफा होना चाहिए, ठीक है, साइज जो है वो A4 होने चाहिए, ये बातें याद रखेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में मेंशन होने चाहिए और जिस पद के लिए आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो भी जो है वो मोटे अक्षर में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पहला क्या क्या रखेंगे, तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसका जो आपने फी पेमेंट किया है उस फी पेमेंट का जो है वो क्या होने चाहिए, रिसिप्ट होने चाहिए, ठीक है, पहला बात आपको यह याद रखना। दूसरा, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आप एमफिल किए हैं एप्लीकेबल हैं, ठीक है, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। पीएचडी का अगर आपने एप्लीकेबल है, इफ एप्लीकेबल, ठीक है, तो आपके पास पीएचडी का जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और नोटिफिकेशन जो है आपको भी होने चाहिए, यानी सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी जो है आपको सबमिट करना है। अगर आप लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि आप झारखंड के हैं तो आपको जो है वो लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी जो है वो क्या करना है, आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेट, अगर आप किसी प्रकार का डिसेबल हैं तो डिसेबल का जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो होने चाहिए, ठीक है, यानी अगर आप डिसेबल हैं तो आप डिसेबल का भी सर्टिफिकेट होने चाहिए। यदि आप OGPA या CGPA ग्रेड पॉइंट परसेंटेज जो है कन्वर्जन है तो कन्वर्जन का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपके पास जो है वो आपको सबमिट करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द क्लॉज 4 अलॉन्ग विथ, ठीक है, क्या क्या होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आप जो है वो जब लिफाफे के अंदर रखेंगे तो पहली बात अपॉइंटमेंट लेटर
नोटिफिकेशन। ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेंस, जो ज्वाइनिंग लेटर जो आप जो स्वीकार करेंगे वो लेटर, यानी ये सभी जो है वो किसके अंदर होने चाहिए, लिफाफे के अंदर होने चाहिए। उसके बाद जो भी इंप्लॉई अभी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर जो अभ्यर्थी हैं वो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या उस पर कार्यभार रखे हुए, तो उनको एनओसी भी देना जरूरी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है वो लिफाफे के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, आधार आपके पास जो है, आधार अगर ना हो तो कोई भी आपके पास एड्रेस प्रूफ, एड्रेस जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। या तो आपके पास आधार है तो आधार, या तो वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, ठीक है, ये आपके होने चाहिए। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया, ठीक है, ये तो होने ही चाहिए, ठीक है, तो ये लिफाफे के अंदर होने चाहिए। ये बात को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। यदि आप किसी प्रकार का कोई कदाचार करते हैं, ठीक है, तो आपके खिलाफ जो है वो ये सारे जो है वो एक्शन लिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसे हम पढ़ के या चीज़ें समझा के आपका समय व्यतीत नहीं करेंगे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो कब से कब ओपन होगा, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेनेशन कर रखा है। इस सेशन को देखने के लिए, ठीक है, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।